डियर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल के बाद हमने बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स की। तो डिफरेंट टाइप की जो सेल डिवीजन्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस सिंपलेस्ट किस्म की सेल डिवीज़न है विच इज़ आल्सो नोन एज डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न। इट इज़ आल्सो नोन एज डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न। ए माइटोसिस की डिस्कवरी जो थी वो रीमेक ने की थी और इसको सिंपलेस्ट और डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी सेल डिवीज़न जो है उसके दो मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर वन कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर टू साइटोकाइनेसिस। यानी न्यूक्लियर डिवीज़न एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीज़न है ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि उसके आगे 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी तब जो है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट होती है। बट इन केस ऑफ ए माइटोसिस दीज 4 स्टेजेस कौन सी? कैरियोकाइनेसिस की जो 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. All these 4 stages which are present in the karyokinesis stage of mitosis and meiosis, these 4 stages of karyokinesis are missing in amitosis. amitosis में ये 4 stages ऑपरेट नहीं होती। जो कैरियोकाइनेसिस है यानी न्यूक्लियस की डिवीजन वो सिंगल स्टेप में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। सिंपलेस्ट डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो नहीं होती एक चीज, और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्रोकैरियोट्स एंड सर्टेन फंजाई। इसके अलावा मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। हमने पढ़ा है कि पैरामीशियम जो है, जो कि एक प्रोटोजोन है और इसके अंदर जो है प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करता है, तो पैरामीशियम के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस विच इज किडनी शेप। तो ये जो मेगा न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, इसमें डिवीजन होती है बाय ए माइटोसिस। सिमिलरली मैमिलियन कार्टिलेज सेल्स, मैमल्स के जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनमें भी ए माइटोसिस होती है। एंड डीजनरेटिंग प्लांट सेल्स। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें तो जैसे मैमिलियन कार्टिलेजेस के सेल्स और डीजनरेटिंग सेल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, इनके अंदर ए माइटोसिस जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड। और डिस्कवरी जैसा मैंने पहले बोला रीमेक ने की थी, और ए माइटोसिस जो है उसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो जैसे ये एक कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। तो इस पेरेंट सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस आ गया। तो सबसे पहले क्या आता है, a constriction develops in the center of the nucleus and nucleus elongates। एक constriction develop करती है न्यूक्लियस के सेंटर में और न्यूक्लियस जो है वो elongate करता है। एंड ये जो constriction है it deepens, ये डीप होती जाती है अंदर की तरफ, और अल्टीमेटली
ये कंस्ट्रिक्शन मीट करती है इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में भी कंस्ट्रिक्शन डेवलप होती है ऑन 2 अपोजिट साइड्स, यानी यहां से और यहां से 2 अपोजिट साइड से कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी। अल्टीमेटली ये कंस्ट्रिक्शन भी डीप होती जाएगी और सेंटर में मिलेगी। तो अराउंड ईच न्यूक्लियस और अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे पास एक सिंगल सेल से पहले न्यूक्लियस उसका कंस्ट्रक्ट किया और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए कॉमन साइटोप्लाज्म में, और अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर गया। तो हमारे पास ये 2 डॉटर सेल्स आ गए। तो ऐसे ये सिंगल स्टेप में न्यूक्लियस की डिवीजन हुई जस्ट बाय कंस्ट्रिक्शन एंड इलोंगेशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। एक और चीज, इस डिवीजन में किसी तरह का कोई, अगर हम ये भी बात करें कि इसमें किसी तरह के कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, किसी तरह की कोई डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती, और किसी तरह की कोई न्यूक्लियर एनवेल्प की डिसअपेरेंस, ऐसे कोई स्टेप्स जो माइटोसिस मियोसिस वगैरह में होते हैं, तो वो ना तो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, ना क्रोमोसोम्स की डिफरेंशिएशन हो रही है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपेरेंस, ऐसे कोई स्टेप्स जो हैं वो इसके दौरान नहीं होते। तो ये फर्स्ट टाइप जो है जिसको हमने ए माइटोसिस बोला, ये सिंपलेस्ट किस्म की सेल डिवीजन है जो कि मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में या कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर मिलती। अब आते हैं इसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास माइटोसिस। सेकंड टाइप इज माइटोसिस। देखो माइटोसिस जो है इसको होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं। होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि आफ्टर द माइटोसिस एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जो अराइज होंगे वो क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी सिमिलर होंगे टू द पेरेंट सेल। यानी जैसा पेरेंट सेल है, अगर मान लो किसी पेरेंट सेल के अंदर, ये कोई पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इससे बाय द एंड ऑफ द माइटोसिस जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, एक तो वो साइज वाइज एक जैसे होंगे, यानी वो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे स्ट्रक्चरली, और दूसरी चीज उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये भी कितने होंगे, पेरेंट सेल के इक्वल। यानी 46 अगर पेरेंट सेल में थे, पेरेंट सेल, तो डॉटर सेल्स में भी कितने हैं, 46 इन ईच। इसलिए ये क्या होगी, इक्वेशनल, यानी जैसा पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर वैसा ही डॉटर सेल्स में पेरेंट्स का नंबर आएगा, इसलिए इक्वेशनल कह रहे हैं। और पेरेंट सेल जैसे ही डॉटर सेल्स होंगे स्ट्रक्चरली, इसलिए इसको होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी प्लांट्स में तो स्ट्रासबर्गर ने की थी, प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल सेल्स के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी माइटोसिस की फ्लेमिंग ने। और जो नेमिंग थी, यानी ये जो नाम था माइटोसिस, इट वाज आल्सो कॉइंड बाय फ्लेमिंग। ये भी फ्लेमिंग ने दिया था, यानी माइटोसिस टर्म भी जो है वो फ्लेमिंग ने दी थी। अब किसी भी सेल डिवीजन के, जैसा मैंने पहले बोला था कि 2 फेजेस होते हैं, तो इसके भी यानी माइटोसिस के भी 2 आगे मेजर स्टेप्स हैं। और वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट स्टेप है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड स्टेप आएगा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस
यानी न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये कोई सिंगल स्टेप में नहीं होती जैसा कि ए माइटोसिस में होता था। इसके आगे 4 सब स्टेजेस हैं और उनमें से पहली स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज। सेकेंड स्टेज इसमें आ जाएगी मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ और लास्ट स्टेज आएगी टीलोफेज। लेकिन मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्रोफेज की। अब ये जो प्रोफेज स्टेज होती है इसको भी हम जो है डिटेल में करने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आएंगी किसी सेल के अंदर? तो जो पेरेंट सेल होगा सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियस अर्ली प्रोफेज के दौरान यानी बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज में क्या करेगा? इट स्टार्ट्स इनलार्जिंग इटसेल्फ, यानी न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो इनिशियली इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, एक चीज तो ये आएगी। फिर साइटोप्लाज्म जो है वो भी ग्रो करना शुरू होगा, यानी साइटोप्लाज्म भी इनलार्ज करेगा। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सपेंशन, साइटोप्लाज्म एक्सपेंड करेगा, उसकी भी एक्सपेंशन होगी। ये 2 मेन चीजें। थर्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा? यानी विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करेगी? वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। फिर है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर हमने जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस की हमने न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स की बात की थी, तो उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स की भी बात आई थी। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ये जो है स्टार्ट होगी ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर जो हैं वो थिन होने शुरू हो जाएंगे, इलोंगेट होने शुरू हो जाएंगे, यानी वो क्रोमोसोम्स में डिफरेंशिएट होने शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन, क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन ये होनी शुरू हो जाएगी। और इस स्टेज के ऊपर अर्ली प्रोफेज के दौरान जो है ये जो कंडेंसेशन होगी, थिन क्रोमोसोम या इलोंगेटेड क्रोमोसोम ये बनने शुरू हो जाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन के कारण। ये डिफरेंट रीजंस के कारण ऐसा होगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स इनटू क्रोमोसोम ये 3 डिफरेंट कारण से होगा। 3 डिफरेंट रीजंस हैं इसके पीछे, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है कि क्वाइलिंग या स्पाइरलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। जो क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स की स्पाइरलिंग या क्वाइलिंग, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, उसके कारण कंडेंसेशन होगी एक तो। दूसरा इसमें क्या आएगा? सेकंड रीजन इसके पीछे आ जाएगा, दैट इज प्रोटीन्स कुछ इन्वॉल्व होंगी जिन्हें हम कंडेंसिन्स, प्रोटीन्स जिनका नाम होता है कंडेंसिन्स। ये कंडेंसिन्स नाम की प्रोटीन्स होती हैं जो क्रोमैटिन फाइबर्स की क्या करवाती हैं? कंडेंसेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये 2। और थर्ड वन जो है इसमें क्या होगा कि जो एक्सियल प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्सियल प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्योंकि प्रोटीन्स और डीएनए आरएनए इनके बने होते हैं, तो एक्सियल प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स का क्लोज आने के कारण, यानी
क्लोज coming closer of axial proteins किसकी? एक्सियल प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की जो एक्सियल प्रोटीन्स होती हैं उनके क्लोज आने से, क्वाइलिंग ऑफ क्रोमैटिन फाइबर से, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कंडेंसिन्स बोलते हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है वो क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो है, और एक और चीज इसके साथ वो क्या है कि इस स्टेज के दौरान यानी अर्ली प्रोफेज के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनके एंड्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते। एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल, सो द क्रोमोसोम्स लुक लाइक ए वॉल लाइक अपीयरेंस होगी, वॉल लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो बॉल लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके कारण अर्ली प्रोफेज को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज स्पाइरीम स्टेज। स्पाइरीम स्टेज, इसको स्पाइरीम स्टेज भी बोल देते हैं अर्ली प्रोफेज को। ठीक है, तो ये अलग अलग चेंजेस जो हैं ये अर्ली प्रोफेज के दौरान आएंगी। अगर एनिमल सेल होगा, ये तो चाहे एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो उसमें ये सारी चेंजेस हैं, लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो एनिमल सेल में क्या होगा? अर्ली प्रोफेज के दौरान मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स इन पेयर्स, सेंट्रोसोम्स कह लें, सेंट्रियोल्स कह लें, तो मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स इन पेयर्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स की मूवमेंट, सेंट्रोसोम्स इन पेयर्स, किधर को होगी मूवमेंट? टुवर्ड्स दी पोल्स, पोल्स की तरफ। और पोल्स के ऊपर वो क्या करेंगे? दे रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म, उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होंगे सेंट्रियोल से एट ईच पोल, जिसके कारण फॉर्मेशन किसकी होगी? एस्टर रेज या एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज अलोंग विद सेंट्रियोल्स, ये इकट्ठे मिलके क्या बन जाता है? इनको हम इकट्ठे कह देते हैं, दैट इज एस्ट्रल, इनको हम नाम दे देंगे एस्ट्रल पोल्स या एस्ट्रल सैटेलाइट्स, एस्ट्रल सैटेलाइट्स। एस्ट्रल सैटेलाइट्स क्या हैं? सेंट्रियोल्स के पेयर, सेंट्रियोल्स प्लस एस्ट्रल रेज या एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज क्या है? ये अगर सेल है मान लो कोई, तो इस सेल में एक पोल के ऊपर भी ये सेंट्रियोल का एक पेयर होगा और दूसरे पोल के ऊपर भी ये सेंट्रियोल का एक पेयर होगा, बीच में ये न्यूक्लियस है। तो इनसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट होने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहे हैं फ्रॉम दी सेंट्रियोल पेयर, इनको हम एस्ट्रल रेज बोल रहे हैं। तो ये सेंट्रियोल का पेयर एंड एस्ट्रल रेज, इनको इकट्ठा मिला के क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रल सैटेलाइट्स। तो इनकी फॉर्मेशन भी होगी ड्यूरिंग दी अर्ली प्रोफेज। अब मिडिल प्रोफेज की बात करें तो ड्यूरिंग दी मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स होंगे, यहां सेंटर में क्रोमोसोम होंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ जो है वो मूव करेंगे और बीच वाला एरिया
वेकेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इस मिड प्रोफेज के दौरान, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स बिकम मोर थिकर, मोर शॉर्टर एज कंपेयर टू अर्ली प्रोफेज। क्रोमोसोम और थिक हो जाएंगे और शॉर्टर हो जाएंगे, यानी उनकी कंडेंसेशन कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो मिड प्रोफेज के दौरान दो बातें मैंने बोली। मिड प्रोफेज के दौरान क्या होगा? नंबर 1, एक तो मैंने बोला कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेल्प, ठीक है। तो सेंटर में एक क्लियर एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। दूसरा, क्रोमोसोम्स बिकम मोर थिक एंड मोटाइल। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? और ड्यूल नेचर, क्रोमोसोम्स की ड्यूल नेचर जो है वो पैदा हो जाएगी, यानी ईच क्रोमोसोम डिफरेंशिएट इनटू टू क्रोमैटिड्स। हर एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमैटिड्स जो हैं उनमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। 2 क्रोमैटिड्स अपीयर इन ईच क्रोमोसोम, ये एक चेंज आ जाएगी। तो ये 3 जो है स्टेप्स हमें नजर आएंगे इन मिड प्रोफेज। और जो फाइनल स्टेज होगी या लेट प्रोफेज जिसको हम कह देते हैं, प्रोफेज की पहली स्टेज आ गई अर्ली प्रोफेज, सेकंड आ गई मिड प्रोफेज, और अब हम बात करेंगे लेट प्रोफेज की। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज इसके दौरान क्या होगा? एक तो न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपेयर्स, वो डिसअपेयर हो जाएगी। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई होंगे, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई, वो भी डिसअपेयर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 मेन काम होंगे। और लास्ट में एक चीज जो है वो आ जाएगी कि पोल्स ऑफ द स्पिंडल आर ऑर्गेनाइज्ड। पोल्स ऑफ द स्पिंडल आर ऑर्गेनाइज्ड। अब पूरी तरह से स्पिंडल पोल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, यानी स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन में जो पोल्स होते हैं स्पिंडल के अपरेटस के, वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज। तो 3 यहां पे जो है पॉइंट्स आए। न्यूक्लियर एनवेल्प डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाएंगे, और पोल्स ऑफ द स्पिंडल ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। मिड प्रोफेज में क्या आया था कि क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से न्यूक्लियर एनवेल्प की तरफ शिफ्ट करेंगे, सेंटर वाला क्लियर एरिया जनरेट हो जाएगा, मोर थिक एंड मोर मोटाइल होने शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम ड्यू टू द कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, एंड ईच क्रोमोसोम अपीयर्स इनटू 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम उसकी क्या बोल देते हैं? क्रोमैटिड्स। ये मिड प्रोफेज में हुआ। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था? तो अर्ली प्रोफेज में जो है वॉल लाइक फॉर्म में अपीयर होते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि उनके एंड्स अटैच्ड होते हैं, और उसको हम स्पाइरीन स्टेज बोलते हैं। थ्रेड का एक जिसको हम बोलेंगे बॉल जैसा स्ट्रक्चर, तो इसलिए स्पाइरिम स्टेज बोला, ठीक है। और जो है ये एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो है अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल।
ये सारी चेंजेस जो थी वो अर्ली प्रोफेज के दौरान आई थी। न्यूक्लियस का साइज इनिशियली इंक्रीज करता है, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होती है जिसके कारण साइटोप्लाज्म का साइज भी इंक्रीज होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम, ये अर्ली प्रोफेज में होता है। तो ये हमने बात किसकी की है, फर्स्ट स्टेज की, कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्रोफेज। और इसके बाद जो आगे फिर चेंजेस आनी है, यानी मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो स्टेजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।